खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। पूरे यूरोप में, विशेषकर फ्रांस और जर्मनी में यूरोपियन यूनियन के चुनावों में दक्षिणपंथी दलों की भारी जीत से तिलमिलाए धुर वामपंथी और उनके स्ट्रेंज बेड फेलो इस्लामिस्ट ने प्रोटेस्ट के नाम पर फ्रांस में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। अगर मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती तो भारत में भी यही स्थिति देखने को मिल सकती थी। आपको याद होगा कैसे राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने धमकी दी थी कि अगर परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हुए तो वे देश में आग लगा देंगे। मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीतेगी तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। हालांकि वो मोदी को रोक नहीं पाए, लेकिन वोट जिहाद के माध्यम से मोदी के कद को जरूर कम कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर वामपंथी, कांग्रेस और जिहादिस्ट इकोसिस्टम विरोध कर रहा है कि मोदी 3.0 सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शून्य है। हाल में ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मुसलमानों से संघी सरकार यानी हिंदूवादी सरकार को हटाने के लिए वोट जिहाद करने का आह्वान किया था। बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। ये वोट जिहाद न सिर्फ सांप्रदायिक था बल्कि भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध भी था। चुनाव के दौरान एक टीवी इंटरव्यू के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों से आह्वान किया था कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसे सत्ता में लाना है और किसे हटाना है इस मानसिकता से बाहर निकलें। लेकिन ये मानसिकता काफ़ी पुरानी है। किसी राजनीतिक दल को हराने और किसी को जिताने के लिए मुस्लिम समाज कम्युनल वोटिंग का सहारा स्वतंत्रता से पहले से भी लेता रहा है। इस बार भी स्वघोषित किंग मेकर समुदाय के 98% वोटर्स ने मोदी को हराने के लिए इंडी गठबंधन को एक तरफा वोट दिया, लेकिन फिर भी वो मोदी को रोक नहीं पाए। अब वे विलाप कर रहे हैं कि मोदी 3.0 कैबिनेट में आज़ादी के बाद पहली बार कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का कहना है कि सरकार में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को नगण्य यानी इनविजिबल करने के लिए ये सोची समझी साजिश है। हालांकि ये सच है कि वर्तमान में मोदी कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, लेकिन इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराना अनुचित है। ये एक ओपन सीक्रेट है कि मुसलमानों ने मोदी को हराने के लिए ऐसा वोट जिहाद किया कि उन्होंने इंडी गठबंधन के बाहर चुनाव लड़ रहे मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुन चुन कर हराया। मायावती की बीएसपी ने पूरे भारत में सबसे अधिक 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 20 यूपी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को करारी हार झेलनी पड़ी। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खराब प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद भी मुस्लिम उनकी पार्टी को समझने में विफल रहे हैं और इसलिए उनकी पार्टी काफ़ी सोच समझकर अब मुस्लिमों को मौका देगी। ऐसा ही कुछ हाल बंगाल की इस्लामिक पार्टी आईएसएफ का हुआ। आईएसएफ ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन वे सभी टीएमसी के हिंदू कैंडिडेट से हार गए। पड़ोस के आसाम में भी यही हाल रहा। वहां बदरुद्दीन अजमल की इस्लामिक पार्टी एआईयूडीएफ ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन वे सभी हार गए। असदुद्दीन ओवैसी की एएम पार्टी देश भर में 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन वे हैदराबाद के अलावा और कोई सीट नहीं जीत पाए। कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआईएम ने कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन 2019 में इन्हीं पार्टियों ने 115 मुसलमानों को टिकट दिए थे। दूसरी ओर भाजपा और उनके सहयोगी जदयू ने एक एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा। एक तरफ सपा मुसलमानों को टिकट नहीं देने के लिए बीजेपी की आलोचना करती है, लेकिन खुद ही केवल 4 सीटों पर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देती है। 2024 के चुनावों में कम्युनल वोटिंग का एक अन्यतम उदाहरण बंगाल की बरहमपुर लोकसभा सीट से सामने आया। यहां 5 बार के कांग्रेस सांसद और लोकप्रिय सेक्युलर बंगाली नेता अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के गुजराती मूल के मुस्लिम उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से 85,000 मतों से चुनाव हार गए। बता दें, टीएमसी और कांग्रेस दोनों दल खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं,
लेकिन इस मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमानों ने दादा, जिसने उनके अच्छे और बुरे समय में उनका साथ दिया, उनको छोड़कर उनके सहधर्मी भाईजान को चुनने का फैसला किया। इस दगाबाजी से आहत अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने एक अजीब अभियान चलाया। वे किसी बाहरी को ले आए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पठान आया और अल्पसंख्यकों से कहने लगा कि वे भाई को वोट दें, दादा को नहीं। दादा का मतलब हिंदू और भाई का मतलब मुसलमान होता है। पिछले कुछ सालों में कम्युनल वोटिंग का ट्रेंड पहली बार 2020 के चुनावों में नोटिस किया गया था, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को कुल 77% मुसलमानों ने वोट दिया था। यही ट्रेंड 2021 के बंगाल चुनावों में देखने को मिला, जब टीएमसी ने 75% मुस्लिम वोट हासिल किए। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 89% मुसलमानों ने भाजपा को हराने और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने के लिए सपा को वोट दिया था। लेकिन अगर इसी तरह हिंदू एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट करने लगे तो उन्हें कम्युनल कहा जाने लगेगा और भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मजाल है कि आज़ादी से पहले से ही वोट जिहाद को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले मुस्लिमों को कोई कम्युनल कहने की हिम्मत करे। 2024 की तरह 1945 और 46 के महत्वपूर्ण चुनावों में जीतने के लिए वोट जिहाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था, जिसके रिजल्ट्स ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। मुस्लिम लीग का 1945-46 का चुनाव अभियान अत्यंत सांप्रदायिक था। उस समय लीग ने मतदान को एक अनिवार्य इस्लामिक कार्य बता दिया था। लीग का चुनावी मुद्दा क्लियर था, भारत को तोड़कर एक अलग इस्लामी देश की स्थापना। लीग ने मुस्लिम कम्युनिस्टों और मुस्लिम समुदाय के अन्य नेताओं के मदद से लीग के विचारों को अंतिम मतदाता तक पहुंचाने का काम किया। फतवे जारी किए गए कि पाकिस्तान के मांग के खिलाफ मतदान करने वाले मुसलमानों को काफिर करार दिया जाएगा, ऐसे लोगों के लिए नमाज जनाजा नहीं होगी और उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित कुल 87% सीटों में जीत हासिल की। लीग ने बंगाल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जहां उसने 119 में से 113 सीटें जीती। बॉम्बे और मद्रास प्रांतों में लीग को 100% सफलता मिली। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी और बिहार में लीग ने क्रमशः 82 और 85% सीटें जीती। कुल मिलाकर अविभाजित भारत के मुस्लिम मतदाताओं ने अलग पाकिस्तान की मांग का तहे दिल से समर्थन किया था। मुस्लिम लीग भले ही 1946 का चुनाव कांग्रेस से हार गई, लेकिन उसने एक अलग पाकिस्तान के लिए जनादेश जरूर जीत लिया था। 1980-89 की अवधि पर एक नज़र डालते हैं, जब भारत के संसद में मुसलमानों का अधिकतम प्रतिनिधित्व था, और विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि इससे मुस्लिम समुदाय को कितनी मदद मिली। 1980 में 49 मुस्लिम सांसद लोकसभा के लिए चुने गए, जो कुल संख्या का 9% था। इसी तरह 1984 के लोकसभा में 45 मुस्लिम सांसद चुने गए, जो सदन की कुल संख्या का लगभग 8.3% था। और रही बात मंत्रियों की, तो सुनिए, भारत में अब तक 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज शिक्षा के मामले में दलितों से पिछड़ा है। तो क्या अब राना अयूब, आरफा खानूम और जुबैर जैसे क्लॉजेट जिहादी और रवीश, राजदीप और अंजुम जैसे अरबन नक्सल ये समझाने का कष्ट करेंगे कि अधिक मुस्लिम प्रतिनिधित्व और अधिक मंत्रियों से मुस्लिम समुदाय को गरीबी, जहलियत और दंगों के अलावा क्या लाभ मिला? रही बात मोदी 3.0 में किसी मुसलमान को मंत्री बनाने की, अगर ऐसा कर भी दिया जाता है तो भी टुकड़े टुकड़े गैंग मोदी सरकार पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने से बाज नहीं आएगा। वो अलग बात है कि मोदी 3.0 में अल्पसंख्यक समाज से मंत्री आते हैं। चूंकि ये अल्पसंख्यक इकोसिस्टम की फेवरेट माइनॉरिटी नहीं है, तो उनकी बात नहीं होगी। पिछले 10 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के फिलॉसफी का पालन करते हुए मोदी सरकार ने कभी भी राज्य के संसाधनों के वितरण में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव नहीं किया है। कौन सी पार्टी के लिए? हम ये पार्टी जानते भाई, हमें तो लाभ मिला, मकान भी बन गया, शौचालय भी मिला और हमें लाडली बहना के पैसे भी मिल रहा है। हमारी मर्जी कहीं भी दे देंगे। लेकिन फिर भी सिर्फ 1.4% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, जबकि 97% लोगों ने इंडी अलायंस के साथ जाना पसंद किया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जमीनी स्तर पर वोट जिहाद कैसे हुआ। आपको पता ही होगा, मोदी सरकार लक्षद्वीप को मालदीव के तर्ज पर एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहती है और उसके लिए कई सारे डेवलपमेंटल वर्क्स भी चल रहे हैं।
लेकिन फिर भी लक्षद्वीप लोकसभा सीट, जहां पर मुसलमानों की संख्या 96% है, वहां भाजपा को केवल 201 वोट मिले। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 100% मुस्लिम मतदाताओं वाले बूथ में 2322 वोट डाले गए, लेकिन भाजपा को वहां 0 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि इसी गांव में पीएम आवास योजना के तहत मुसलमानों को 532 घर मिले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे तो फिर बड़ी संख्या में मुसलमान भाजपा में शामिल क्यों हो रहे हैं? आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का औचित्य ही क्या है? बिना लाग लपेट के कहें तो ये एक तरह का अलतकिया है। फॉर्मूला सिंपल है, बीजेपी का बाहर समर्थन करो ताकि सत्ता की मलाई मिलती रहे, और अंदर ही अंदर वोट जिहाद का समर्थन। वाराणसी के मदरसा रहीमिया सरैया पोलिंग बूथ से इसी तरह के अलतकिया का प्रमाण मिलता है। मदरसा रहीमिया सरैया बूथ पर मुस्लिम 99% हैं। यहाँ पर पीएम मोदी को 517 में से केवल 8 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के 38 सक्रिय अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता भी इसी बूथ से वोटर हैं। लेकिन मुंबई उत्तर मध्य सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे वकील उज्जवल निकम, ये वही उज्जवल निकम हैं जिन्होंने कसाब को फांसी दिलाई थी, लेकिन वो वोट जिहाद के शिकार हो गए। उज्जवल निकम इस लोकसभा क्षेत्र के 1001 बूथ में आगे चल रहे थे, लेकिन कुरैशी नगर, कसाईवाड़ा, बहरामपाड़ा, नवपाड़ा के 74 बूथों में वे पिछड़ गए। इन बूथों में 37,000 वोट हैं, जिनमें से 36,500 कांग्रेस को मिले और भाजपा को केवल 500 वोट मिले। निकम 16,500 वोटों से हार गए। कांग्रेस और वोट जिहाद दोनों की जीत हुई। अब इतने बड़े पैमाने पर वोट जिहाद करने का मुस्लिम समुदाय को कोई तो पारितोषिक मिलना चाहिए। उनको कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट मिलना चाहिए, और इंडी गठबंधन शासित राज्यों में से कम एक राज्य में मुख्यमंत्री तो बनना ही चाहिए। मोदी 3.0 में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं होने का रोना रो रहे खान मार्केट गैंग से क्या कभी ये सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर ने कभी किसी हिंदू को मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुना? 1948 के बाद से कश्मीर घाटी में कभी भी एक भी हिंदू सांसद क्यों नहीं चुना गया? लक्षद्वीप और मलप्पुरम के इतिहास में कभी कोई हिंदू सांसद क्यों नहीं रहा? हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ने 1984 के बाद से कभी भी कोई हिंदू सांसद क्यों नहीं चुना? जवाब है, उपरोक्त सभी मुस्लिम बहुल सीटें हैं या फिर मुस्लिम बहुल रीजन हैं। वोट जिहाद का मोडस ऑपरेंडी सिंपल है। जहां भी मुसलमान बहुसंख्यक हैं वहां गैर मुसलमानों को दबाना और उनकी पॉलिटिकल करेंसी को ख़त्म कर देना, और उन स्थानों पर जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं वहां धर्मनिरपेक्षता और माइनॉरिटी विक्टिम कार्ड का सहारा लेना। अब मैं आपको इस थॉट के साथ छोड़े जा रहा हूं कि जिस वोट जिहाद के कारण 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, क्या उसका इस्तेमाल एक लोकतांत्रिक सेक्युलर देश में बर्दाश्त किया जा सकता है? दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और इसी तरह की इंसाइटफुल और वेल रिसर्च स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।